इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दो चीजें आप बार बार न्यूज आर्टिकल्स में देख रहे थे। दैट वाज पर्सोना नॉन ग्रेटा और साथ में है वियना कन्वेंशन ऑफ 1961। क्या मतलब होता है इस टर्म का, उसको मैं आज आपको समझाऊंगी। साथ ही वियना कन्वेंशन को पूरा डिटेल में देखेंगे, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, वो थ्रू आउट द लेक्चर आपको पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पर्सोना नॉन ग्रेटा की, जिसका मतलब होता है यू आर अनवेलकम। देखो, हर कंट्री में एक डिप्लोमेट होता है। डिप्लोमेट कौन होता है? जैसे इंडिया के डिप्लोमेट्स फॉरेन कंट्रीज जाते हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, उसमें एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज आती हैं, तो उसी के तहत आप फॉरेन कंट्रीज में डिप्लॉय करे जाते हो, ताकि अच्छे रिलेशन बैलेंस किए जा सके बिटवीन टू कंट्रीज। जैसे इंडिया का कोई डिप्लोमेट फ्रांस के अंदर रह रहा है, तो अभी एक राफेल वाली आप डील देखोगे कि 26 राफेल्स का हमने ऑर्डर दे दिया है दोबारा से। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में बीच में कौन रोल प्ले करता है? तो डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का मतलब है वो कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन करवाएगा दो कंट्रीज के बीच में, और जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको किसी दूसरी कंट्री में जाके रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज द पर्पस ऑफ डिप्लोमेट। तो अब सबसे पहले तो पर्सोना नॉन ग्रेटा को समझते हैं, जो आर्टिकल नंबर 9 ऑफ वियना कन्वेंशन में मेंशन है। इसका मतलब क्या होता है? दैट यू आर अनवेलकम। अब जैसे ये टेररिस्ट अटैक होता है पहलगाम में, जिसको स्पॉन्सर किया था पाकिस्तान ने, तो उसमें एक टर्म आई बार बार न्यूज में, दैट इज पर्सोना नॉन ग्रेटा, दैट इज यू आर अनवेलकम। उसी के कॉन्टेक्स्ट में रिटालिएशन में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड कर दिया। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने इशू आपको बता दिया था कि उतना वेल डेवलप नहीं है। दूसरी जो चीज हुई, वो डिप्लोमेट्स का नंबर रिड्यूस करा था। याद होगा आपको, 55 थे पहले, अब 30 को रिड्यूस कर दिया है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया पर्सोना नॉन ग्रेटा, कि हम नहीं चाहते कि ये जो आपकी कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं वो हमारी कंट्री के अंदर रहें। साथ ही वो सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम है, जिसके तहत इंडिया ने पाकिस्तान का नाम रिमूव कर दिया है। तो ये सारे इश्यूज हुए इस अटैक के रिस्पॉन्स में। अब जो पर्सोना नॉन ग्रेटा है, ये आता है आपके आर्टिकल नंबर 9 ऑफ वियना कन्वेंशन 1961 में। अब आर्टिकल 9 में तीन और इंपॉर्टेंट प्रोविजन मेंशन्ड हैं कि किन किन कैटेगरीज के बेसिस पे कौन सी होस्ट कंट्री होगी, कौन उसमें डिप्लोमेट रह रहे हैं, कब वो चाहेंगे कि यहाँ पे रहें, कब चाहेंगे नहीं रहें। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है होस्ट कंट्री डिस्क्रिशन। होस्ट कंट्री डिस्क्रिशन, जैसे अभी के लिए कौन एक्ट कर रहा है होस्ट कंट्री की तरह? इंडिया। हमने बोला ना कि 55 से हम 30 कर रहे हैं डिप्लोमेट्स का नंबर, तो हम बोलते हैं पाकिस्तान को कि हमने आपका नंबर रिड्यूस कर दिया है। अब होस्ट कंट्री की ये चॉइस है, किनको वो अपना डिप्लोमेट चाहते हैं, किनको नहीं चाहते हैं। तो इट इज चॉइस ऑफ होस्ट कंट्री, ये पहला पॉइंट है। दूसरा याद रखिएगा, ऑब्लिगेशन टू रिकॉल। अब इंडिया ने तो नंबर रिड्यूस कर दिया, तो ये जो 30 नंबर रिड्यूस हुआ है, बाकी के जो बीच में बच गए, उनको वापस बुलाना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो ये जो बाकी दूसरी कंट्री है जिनके डिप्लोमेट्स को निकाला है होस्ट कंट्री ने, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाएं। थर्ड नंबर, इफ नॉट रिकॉल्ड। अब देखो, अगर हमने तो नंबर रिड्यूस कर दिया, कल को पाकिस्तान बोलेगी नहीं हम तो नहीं बुलाएंगे डिप्लोमेट्स अपने वापस, तो उस केस में जो इंडिया के अंदर किसी भी डिप्लोमेट को इम्यूनिटी मिली होती है, कुछ प्रिविलेजेस मिले होते हैं, वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे। अभी बताती हूँ आपको क्या क्या इम्यूनिटीज हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, पर उससे पहले ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अभी के लिए हफ्ते का टाइम दिया है, विद इन अ वीक इन डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया जाए। तो ये नंबर वेरी कर सकता है, 48 आवर्स भी हो सकते हैं, 72 आवर्स भी हो सकते हैं, एक पूरा हफ्ता भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो जो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वेना कन्वेंशन 1961 में मेंशन है, वो सब यहाँ पे रद्द कर दी जाती है। अब फोकस करेंगे सबसे पहले वेना कन्वेंशन के क्या क्या की प्रोविजंस हैं। तो अडॉप्ट कब करा गया था? 1961। उसमें भी अगर बहुत स्पेसिफिक देखें तो 18 अप्रैल 1961 को अडॉप्ट करा गया था। पूरी तरह से इसको एनफोर्स कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1964। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। अब देखो, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान में भी तो होंगे, तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कुछ इम्यूनिटीज दी जाती हैं कि अगर रिलेशन खराब भी हो तो डिप्लोमेट्स के ऊपर कोई हर्ट ना हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो अगर वेना कन्वेंशन की बात करें, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके अंदर रूल्स बताए हैं, गाइडलाइंस बताई हैं, प्रिविलेजेस बताए हैं, जो भी एक डिप्लोमेट को दिए जाते हैं। डिप्लोमेट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ताकि जिस भी कंट्री के अंदर वो रह रहे हैं वहां पे उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। पर हमने आर्टिकल 9 में क्या देखा कि वो जो इम्यूनिटीज होती हैं, अगर रिलेशन डिस्टर्ब हुए हैं तो उस केस में वापस भी ली जा सकती हैं, टाइम पीरियड वेरी कर सकता है। अब इसके अंदर रूल्स बताए हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करे जाएंगे दो नेशंस के बीच में। और जो डिप्लोमेट्स हैं, अगर दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन बिगड़ भी गए हैं तो उस केस में बिना किसी इंटरफेरेंस के
जो डिप्लोमेट है वो अपना काम करेंगे, उनके साथ जो गवर्नमेंट होगी उस पर्टिकुलर होस्ट कंट्री की वो इन्वॉल्व नहीं होगी। एंड देन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट। तो इसके बीच में आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट है क्या। अब जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो, आपको पता है इंडिया की जो कैपिटल है दैट इज न्यू दिल्ली, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे होती है एम्बेसी। यहाँ पे हर कंट्री की एम्बेसी होगी, डेनमार्क की होगी, जर्मनी की होगी, यूएस की होगी, यूके की होगी। हर कंट्री की एम्बेसी आपको कहाँ पे मिलेगी, कैपिटल में। जो भी कंट्री की कैपिटल होती है वहां पे एम्बेसी होती है, वहीं पे। अब देखो, मान लो कोई काम है, जैसे वीजा रिलेटेड कोई काम है, पासपोर्ट रिलेटेड काम है, कोई इमरजेंसी वाला कोई भी काम है किसी भी पर्सन को, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में भी रह रहे हैं, कईयों ने भी जाना है, किसी को फॉर एग्जाम्पल यूएस में जाके पीएचडी करनी है, तो उस केस में उनको अपना पूरा वीजा वगैरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसी को घूमने के लिए जाना है तो उनके पास प्रॉपर ये वीजा एंड पासपोर्ट होने चाहिए। तो उस केस में अब किसी को, कोई पर्सन है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है या केरला से बिलोंग करता है, तो इस काम के लिए वो ऊपर तो विजिट नहीं कर सकते ना एम्बेसी बार बार, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, खर्चा ही बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो उसी वजह से छोटे छोटे और ऑफिसेस बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट से भी नीचे एक हाई कमीशन आ जाता है। तो क्यों, ताकि सभी को दिल्ली ना जाना पड़े, तो इसी वजह से जो मेन मेन सिटीज होती हैं किसी भी स्टेट के अंदर, वहां पे कॉन्सुलेट बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में बना दिया, यहाँ पे चेन्नई वाले एरिया में बना दिया, तो इनका नंबर तो आज के टाइम पे 150 से भी ऊपर आपको मिल जाएगा। तो इनको कौन हेड करता है, जो कॉन्सुलेट्स होते हैं उनको हेड करेगा काउंसिल, पर वो जो एम्बेसी के अंदर बैठे होते हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर विल बी एम्बेसडर, ठीक है। कैपिटल के अंदर क्या बातचीत होती है, कोई भी ट्रेड रिलेटेड इशू है, डिफेंस रिलेटेड इशू है, या फिर मिलिट्री रिलेटेड इशू है, पीस एस्टेब्लिश करना है, तो वो सारी कॉन्वर्सेशन कहाँ पे होगी, आपके एम्बेसी के अंदर। इसी तरह से अगर यूएस का एग्जांपल ले तो यूएस में भी एक एम्बेसी होगी, उनकी कैपिटल के अंदर इंडियन एम्बेसी होगी, डेनमार्क की एम्बेसी होगी, जर्मनी की एम्बेसी होगी, हर कंट्री की। तो ये सभी कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में सेम रहता है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट, तो ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, प्रिविलेजेस होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सब कहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं, जहाँ पे वो डिप्लोमेट काम कर रहे होते हैं। तो एम्बेसीज के अंदर काम करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। और वेना कन्वेंशन की बात करें तो 193 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। रेटिफाई का क्या मतलब होता है, लेट्स से ये कोई डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे एक सिग्नेचर आपने किया, ये एक और डॉक्यूमेंट था, मतलब यहाँ पे आपने जब सिग्नेचर किया तो आपके ऊपर उतनी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वेना कन्वेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। पर जैसे ही आप एक और सिग्नेचर यहाँ पे कर देते हो तो उसके बाद आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि अब आपको जो वेना कन्वेंशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो मतलब आप अब इस चीज को लेके ऑब्लिगेटरी हो, दैट इज रेटिफिकेशन। तो 193 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई करके रखा है, और इंडिया ने भी रेटिफाई करा हुआ है बिकॉज ये पीस को एस्टेब्लिश करता है। और कौन अपने स्मूथ तरीके से काम कर सकते हैं, तो डिप्लोमेट्स, और बाद में काउंसलर्स का भी एक प्रोविजन ऐड करा गया था। इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वेना कन्वेंशन ऑफ 1961 में। नंबर 1 आता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको 3 चीजों से प्रोटेक्ट करेगा। सबसे पहले आता है अरेस्ट, दूसरा आता है डिटेंशन, तीसरा आता है प्रोसिक्यूशन। पर यहाँ पे कोई डिप्लोमेट अगर मर्डर करते तो उस केस में ये चलेगा नहीं, तब नहीं ये इम्यूनिटी मिलती है, उस टाइम पे वेव ऑफ कर दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाते हैं इसके क्लेम। पर वैसे डिप्लोमेट जो हैं वो अपना काम आराम से करें। फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमेट को कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, अपनी कंट्री भेजनी है, तो उस केस में यहाँ पे जो डिप्लोमेट से उनको इम्यूनिटी मिल रखी है, वो भेज सकते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इसके ऊपर वो क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगा सकती होस्ट कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अरेस्ट, डिटेंशन एंड प्रोसिक्यूशन। तो इसके लिए आपको एक डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि ये डिटेंशन क्या है, अरेस्ट क्या है, कस्टडी क्या है। देखो, जो डिटेंशन होती है वो सिर्फ आप इन्वेस्टिगेशन के लिए करवाओगे। आपको शक है कि कोई पर्सन है जो क्राइम कमिट कर सकता है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से आपने उसको टेम्परेरी बेसिस के ऊपर अरेस्ट कर लिया, तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से। इसके लिए आपको 3 टर्म्स और पता होनी चाहिए। जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो पर्सन के ऊपर जब श्योरिटी नहीं होती कि इसी ने ये क्राइम कमिट किया है, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेक्ट। उसको क्या बोलेंगे, सस्पेक्ट। पर अब इस सस्पेक्ट के ऊपर वो प्रूव हो चुका है कि इसी ने वो क्राइम कमिट किया था, तो इस पर्सन को अब क्या बोलेंगे, अक्यूज्ड बोलेंगे, परपिट्रेटर बोलेंगे, परपिट्रेटर, या फिर कन्विक्ट बोलेंगे, कन्विक्ट, कि इसके अगेंस्ट जो कन्विक्शन के चार्जेस थे वो अब प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जब कन्विक्शन वाले चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो सेकंड स्टेप आता है, दैट इज अरेस्ट। यहाँ पे
पक्का पता चल जाता है अपने को कि इसी ने ये क्राइम कमिट किया हुआ था। एंड देन होती है फाइनल, दैट इज कस्टडी, जिसमें आपने सुना होगा पुलिस रिमांड वगैरह आता है, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, ये टर्म्स आप सुनते हो। तो यहाँ पे जो केस होता है उसकी प्रोफाइलिंग करी जाती है, क्या क्या इसमें एविडेंसेस थे वो सब इंक्लूड करे जाते हैं, जो आपका भारतीय न्याय संहिता है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो आईपीसी हुआ करता था पहले, तो उसमें देखा जाएगा कि कौन से सेक्शन के तहत ये क्राइम कमिट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई थी तो सेक्शन 69 में इसको मेंशन करा गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। डिटेंशन जो होता है ये डाउट होता है कि क्राइम कमिट हो सकता है। अरेस्ट हो जाता है जब क्राइम कमिट हो चुका है, पर्सन जो है वो अक्यूज प्रूव हो चुका है, कन्विक्ट प्रूव हो चुका है। एंड फाइनली उस केस की फर्दर प्रोफाइलिंग करी जाएगी, केस चलेगा, पेशियां लगेंगी, तो वो आ गई यहाँ पर कस्टडी, जुडिशियल होगी और दूसरी होती है पुलिस कस्टडी। सेकेंड जो इम्यूनिटी दे रखी है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब डिप्लोमेट्स किसी फॉरेन कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो उनकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाता है कि आप भी यहीं पे आके रहें, तो उनको भी प्रोटेक्शन दी जाती है वैसी ही जैसे इन डिप्लोमेट्स को दी गई है। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है इनवायबिलिटी ऑफ एम्बेसीज। तो इसमें जो रेजिडेंसेस होते हैं इन डिप्लोमेट्स के उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। लेट्स से दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन थे वो डिस्टर्ब हुए, कोई वॉर हो गई, कोई मिलिट्री अटैक हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है इसके बीच में, मतलब रिलेशन बिगड़े इन शॉर्ट, तो उस केस में जो होस्ट कंट्री होगी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अगर अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई जर्मनी के साथ बिगड़ जाती है, तो यहाँ पे जो जर्मनी के डिप्लोमेट्स हैं उनके रेजिडेंस को कोई हर्ट नहीं कर सकता, हार्म नहीं पहुंचा सकता, तो ये इम्यूनिटी भी दे रखी है वियना कन्वेंशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटेक्शन है वो है फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखो, ये साइड में एक पाउच है, ये पाउच पे ऊपर लॉक लगा हुआ है, यानी कि किसी डिप्लोमेट को अपनी कंट्री के अंदर कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो उसमें उनको फ्रीडम होता है। अब बोला ना कि अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी है तो उस केस में चार्जेस नहीं लगाए जा सकते इस डिप्लोमेट के अगेंस्ट, यही तो बताया था फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन क्या बोल रहे हैं कि जो भी इस लिफाफे के अंदर उन्होंने इंफॉर्मेशन भेजी होगी वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी, यानी कि जिस कंट्री में ये डिप्लोमेट बैठे हुए हैं तो वो वहां पे इस इंफॉर्मेशन को ओपन नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्ली सील्ड होती है, तो फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन है। ये पाउचेस नहीं ओपन करे जा सकते दूसरी कंट्री के द्वारा। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर। अब डिप्लोमेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर ना करें, तो ये भी यहाँ पे रिटन है। बाकी पर्सोना नॉन ग्रेटा, स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग हो इवन आफ्टर द डिस्टर्बेंस ऑफ रिलेशन, तो पर्सोना नॉन ग्रेटा आर्टिकल नंबर 9 ऑफ वियना कन्वेंशन 1961 में मेंशन है। और उसी के साथ ये जो आपने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देखी नंबर 1, ये कहाँ पे मेंशन है, तो ये आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल नंबर 31 ऑफ वियना कन्वेंशन 1961 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट चलते हैं, एक काउंसलर आपने पढ़ा, जैसे एम्बेसी तो देख ली कैपिटल में थी, पर जो बाकी के काउंसिलेट होते हैं जिनको काउंसिल हेड करते हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो 1963 में लाए गए थे। कन्वेंशन तो आ गया ना 1961 में, पर बाकी के जो प्रोविजन थे काउंसिलर्स को लेके वो 1963 में आए थे। जितने डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी दी जाती है उतनी इनको नहीं मिलती, जैसे फैमिली मेंबर्स भी वहां पे इंक्लूडेड थे, यहाँ पे फैमिली मेंबर्स का ज्यादा रोल नहीं आता, उनके लिए लिमिट कर दी जाती है वो इम्यूनिटी। मतलब जितनी सर्विसेज और प्रिविलेजेस डिप्लोमेट्स को मिले पीछे, उतने अब आपको काउंसिलर्स में नहीं मिलेंगे, तो इनकी इम्यूनिटी भी लिमिट कर दी जाती है। इवन ये जो काउंसिलेट्स होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीज में लेट्स से यूएस के अंदर इंडियंस भी तो रह रहे हैं, तो उनको हेल्प करना, असिस्ट करना, मतलब जो ट्रेड मिलिट्री रिलेटेड कोई भी इशू होता है उसमें ये इन्वॉल्व नहीं करते। वीजा, पासपोर्ट, कोई सिटीजनशिप से रिलेटेड काम है उनका फॉरेन कंट्री के अंदर, तो उसमें हेल्प कर देते हैं काउंसलर्स। और काउंसलर्स की अगर एक्सेस देखो तो कोई भी अगर गड़बड़ होती है बिटवीन टू कंट्रीज तो काउंसलर्स को पता होना चाहिए उसके बारे में, ऐसे नहीं कि वीजा और पासपोर्ट पे ही काम करते रह गए। होस्ट कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको बताएं। नेक्स्ट आते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन वियना कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1972, पूरी डेट थी 29 अगस्त 1972। इसमें क्या किया गया, जो पहले आपने रिलेशन पढ़े, क्या क्या डिप्लोमेट्स को प्रिविलेजेस और क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइडेड थी वो तो हमने देख लिया, पर उसको ऑब्लिगेटरी बना दिया गया पूरी तरह से 1972 में कि अब कोई भी इसको वायलेट नहीं कर सकता, जो भी वहां पे मेंशन्ड है वो सब यहाँ पे देखा जाएगा। तो इसमें पूरे प्रोसीजर बता दिए कि अगर कोई डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट आ जाता है, डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट यानी जो फॉरेन में कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था उनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो क्या क्या उसके लीगल प्रोविजन होंगे, वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वियना कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1972, तो यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे केसेस भी डिफाइन कर दिए गए कि किन किन केसेस के अंदर जो डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी दी गई है वो रद्द कर दी जाएगी, तो यहाँ पे वो पूरा मेंशन्ड है।
तो एक तरह से फॉरेन रिलेशंस को प्रॉपर तरीके से कोऑपरेशन कोलैबोरेशन दिखाने के लिए ये जो 1972 का डिप्लोमेटिक रिलेशन था, वियना कन्वेंशन के ही अंडर उसको लिया है। कुछ नहीं, पहले मेंशन कर दिया था डिप्लोमेट्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, फिर उसको और ज्यादा प्रिसाइज तरीके से मेंशन करा गया था 1972 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द वियना कन्वेंशन 1961। इसमें हमने देख लिया काउंसिलर्स का जो एक्ट आया था 1963 का। डिप्लोमेटिक रिलेशन वही है, बस उनको और ज्यादा लीगल तरीके से और ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से मेंशन करा गया 1972। और यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंस भी दिख गया कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सकें, इसी वजह से ये पीस को एस्टेब्लिश करता है जो वियना कन्वेंशन है।